नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका विषय रहेगा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का रिक्तीकरण या प्राकृतिक साधनों की रिक्तता, क्षीणता और मानवता के लिए खतरा। देखिए, आर्थिक किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में, प्रगति में नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर उनको सही तरह से देखभाल न की जाए, इस्तेमाल न किया जाए, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन न किया जाए, तो किस तरह से वो मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये मैंने लिया है सन यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2020 में ये टॉपिक आया हुआ है। और जनरल स्टडीज़ में भी इसे पूछा जा सकता है, इससे मिलता जुलता, या किसी और एग्ज़ाम्स में भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर लें तो उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी जाएंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक रहेगा डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, एंड दिस टॉपिक अपीयर्ड इन यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2020। देखिए, पहले तो आपको बताना पड़ेगा नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। Naturally, those resources which exist in the on the earth and in our environment in natural form, they are called natural resources. For example, आपका ये हवा, पानी, आपका सॉइल, नदियाँ, झरने, आपके पहाड़, जंगल, वाइल्ड लाइफ, all these are included in natural resources. And natural resources, a resource is often characterized by amounts of biodiversity, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जियो डाइवर्सिटी फाउंड इन वेरियस इकोसिस्टम। यानी कि नेचुरल रिसोर्स आपको अगर करेक्टराइज करना है, डिफाइन करना है, तो वहाँ की आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वेरी करेगा आपका। किस तरह के जंगल हैं, किस तरह के प्लेन्स हैं, या प्लूटो हैं, या फिर डेजर्ट फॉर्म है, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड रहेगा। And of course, natural resources are essential for our survival and satisfying our needs. तो जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है, दीज नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन अंडर टू ब्रॉड हेडिंग: एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरली सोलर एनर्जी एंड एयर, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, बिकॉज सन तो आपका रहेगा ही रहेगा और हवा भी रहेगी। लेकिन एग्जॉस्टिबल में फर्दर देर आर टू कैटेगरीज: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आपका जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप ठीक ठाक सस्टेनेबली यूटिलाइज करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इफ यू गो फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट विल बी कैन बी रिन्यूड ऑटोमेटिकली। तो इफ फॉरेस्ट आर देयर, वाटर विल कम ऑटोमेटिकली। एंड अंडर नॉन रिन्यूएबल, ऑफ कोर्स, क्रूड ऑयल, जिसमें आपका कोल, पेट्रोलियम, आपका और प्रोडक्ट आ गए, गैसीज आ गई, नेचुरल गैसीज, कोल, वेरियस काइंड ऑफ ओर्स, मिनरल्स, ऑल दीज आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब आते हैं रिसोर्स डिप्लीशन पे। तो रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो एक इकोनॉमिक टर्म है, एक आर्थिक मुद्दे से जुड़ी हुई है ये रिसोर्स डिप्लीशन टर्म, रेफरिंग टू एग्जॉस्शन ऑफ रॉ मटेरियल विद इन ए रीजन। यानी कि पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की अगर वहाँ शॉर्टेज हो जाती है तो दैट इज टर्म्ड एज रिसोर्स डिप्लीशन। एंड इन अनदर वर्ड वी कैन से यूज ऑफ रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट को आप जिस हिसाब से वो फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, एनुअल ग्रोथ,
उससे ज़्यादा आप हर साल उसको कटाई करते रहेंगे तो नेचुरल कैपिटल यू विल बी डिस्ट्रॉइंग। अब आते हैं कॉजेज पे। तो ये जो अभी तक मैंने डिस्कस किया ये आप इनिशियल इंट्रोडक्शन पैरा में ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। अब आते हैं मेन बॉडी पे। तो मेन बॉडी के जो एस्से की मेन बॉडी रहेगी उसमें आप कॉजी से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक्सेसिव एंड अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज particularly in developing countries. They are too much energy intensive countries. ज़रूरत से ज़्यादा वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली पैदा करने के लिए आपके नेचुरल रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे आपका गैस हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, क्रूड ऑयल हो, आपका पेट्रोल डीजल जनरेटेड सेट्स हो या कोल हो। तो दीज आर एक्सेसिव, देर आर चांसेस ऑफ एक्सेसिव एंड अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज। नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन एंड ग्रीडी नेचर ऑफ मैन। जो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है रिसोर्स कंजम्पशन इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड ग्रीडी नेचर ऑफ कोर्स, ग्रीडी नेचर तो है ही विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्शन। देन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जिसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है इंडिया में और बांग्लादेश में, तो करंटली ऑकरिंग इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिसोर्स डिप्लीशन का, जंगलों को ख़त्म करने का एक तरीका है। देन टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ेगा रिसोर्स डिप्लीट होंगे। फ्लड इरिगेशन, आपका एग्रीकल्चर में आपका फ्लड इरिगेशन जो किया जाता है यानी कि पूरा खेत पानी से भर दिया जाता है, दैट इज नॉट ए प्रॉपर काइंड ऑफ इरिगेशन, स्पेशली व्हेन वाटर इज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। Rather drip irrigation and sprinkler irrigation they should be utilized. Then mining for oil and mineral, that is also resource depletion. Drainage of wetland और eutrophication of wetland, आपका पॉल्यूशन की वजह से, ओवर ड्रेनेज की वजह से वेटलैंड वाटर बॉडीज ख़त्म हो रही हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफ कोर्स विच इज़ ए वेरी सीरियस इशू इन डेवलपिंग कंट्रीज, पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो अब आते हैं वेरियस काइंड ऑफ डिग्रेडेशन। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लैंड डिग्रेडेशन, जिसको कि सॉइल डिग्रेडेशन भी कह देते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी दैट अराइजेज फ्रॉम द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। यानी कि फिजिकल तौर से, केमिकल तौर से या बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑकर्स ओवर ए लैंड विद द रिजल्ट देयर इज ए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल का जो स्प्रेड होता है, इज ए सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जब भी ज़्यादा अमाउंट में होगी तो डेजर्टिफिकेशन विल डेफिनेटली ऑकर एंड इज डिफाइंड बाय UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। उन्होंने कैसे डिफाइन किया? एज ए प्रोसेस दैट क्रिएट्स एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। तो ये जो एरिड एरियाज ज़्यादा बढ़ेंगे, सेमी एरिड एरियाज बढ़ेंगे और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सारे वर्ल्ड की अगर बात करें तो अबाउट 2 बिलियन पीपल, यानी कि एक चौथाई, आज 8 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो एक चौथाई ग्लोबल पॉपुलेशन लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है और 1.9 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन। लगभग 13 बिलियन हेक्टेयर वर्ल्ड का एरिया है, लैंड एरिया ग्लोबल लेवल पे। तो इसका मतलब है 15-16% आपका लैंड एरिया भी आपका सॉइल डिग्रेडेशन से प्रभावित है। ये इंडिया के बारे में देखिए, ये आपका 69% ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड अंडर ड्राई लैंड। ये आपका हॉट एरिड रीजन, राजस्थान, सम पोर्शन ऑफ गुजरात, जिसको अपन ये सारा का सारा थार डेजर्ट इसे कहा जाता है, हॉट एरिड। और ये आपका कोल्ड एरिड रीजन हो गया लेह लद्दाख का, इसके साथ आपको ये एरिड रीजन हो गए। और सेमी एरिड में ये लाइट ब्राउन, ये सारा का सारा। और उसके बाद ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में आपका आ जाएगा जो हरे कलर में है, ये आपका ड्राई सब ह्यूमिड। और ह्यूमिड एरियाज में ये नेचुरली जहाँ आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वेस्टर्न घाट्स, थोड़े बहुत ये उड़ीसा और सम पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये जगह अगर छोड़ दें कुछ, ये ह्यूमिड रीजन कहलाता है। बाकी 69% और रफली यू कैन से 70% ऑफ इंडिया कम्स अंडर ड्राई लैंड्स।
यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की समस्या ज़्यादा है। तो कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन के क्या हैं? मोस्टली दे आर मैन मेड, डिफॉरेस्टेशन इज मैन मेड, ओवर ग्रेजिंग इज मैन मेड by animals which are raised by man. Surface mining is done by man for various kinds of minerals including coal. अर्बन स्प्रॉल, अर्बन एरियाज का स्प्रेड हो रहा है. इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा. दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन. अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि ओवर रिमूवल ऑफ फायरवुड, फॉडर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इनका भी ओवर रिमूवल है, जैसे ये एंटी-एफपीज बोलते हैं जिसे, लाइक मेडिसिनल प्लांट, बैम्बू, केन, हनी, इनका अनसस्टेनेबल रिमूवल एंड यूटिलाइजेशन. तो जहाँ तक इन अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात है, वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन बल्क क्वांटिटी. ज़मीन का इसीलिए सत्यानाश हो रहा है कि ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. नो डाउट आवर प्रोडक्शन ऑफ grains has increased many times if you compare with 50 years ago, but at the cost of soil degradation, land degradation. Then chemical pesticides overuse, poor irrigation techniques, यानी कि less emphasis on sprinkler and drip irrigation, पुअर क्रॉप रोटेशन. आपका वीट और नॉर्थ इंडिया में आप देखिए वीट और राइस साइकिल रोटेशन, तो दैट इज नॉट ए गुड फार्मिंग प्रैक्टिस. तो बिकॉज दिस साइकिल ऑफ वीट एंड राइस दैट हैज वर्चुअली माइंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को सोख लिया है और नेचुरली देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स which farmers try to compensate with overuse of chemical fertilizer. तो जो NPK कंजम्पशन रेशो है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये होना चाहिए 4:2:1 में, लेकिन ये इम्बैलेंस हो गया है 6.2:4:1 में. तो ये के बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट कर दिया है इसने. फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड. जो हमारा हार्डली 50 मिलियन टन होता था 1950 के आसपास, आज वो 300 मिलियन टन के पार है पर ईयर, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स. 1950 में आपका केवल एक नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता था सॉइल में, आज ये 9 एलिमेंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो गई है. NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरोन, कॉपर, जिंक, फेरस एंड मैग्नीज, ये सब के सब डेफिशिएंट हो गए हैं. अब आते हैं फॉरेस्ट पे. तो फॉरेस्ट रिसोर्स ड्यूरिंग लास्ट 35 ईयर्स और 3.5 डिकेड में कैसे डिग्रेड हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ. तो एवरेज प्रोडक्टिविटी हमारी पहले ही बहुत कम है फॉरेस्ट की, रफली 0.7 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि एक हेक्टेयर में एक साल में 0.7 क्यूबिक मीटर लकड़ी पैदा होती है, जिसमें टिम्बर भी आ गई और फायरवुड भी आ गई. ये ऑलरेडी हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड की 1/3 है, 1/3 है, और ये अब और भी कम हो गई है अकॉर्डिंग टू वन स्टडी ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट. पर कैपिटा फॉरेस्ट अवेलेबिलिटी ऑलरेडी हमारी वर्ल्ड की 1/10 है, और ये भी आपकी बहुत कम हो गई है पहले की तुलना में. अब आपका ग्रोइंग स्टॉक पे आइए. जो ग्रोइंग स्टॉक 65 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर था, यानी कि एक हेक्टेयर में 65 क्यूबिक मीटर लकड़ी मिलती थी जंगलों में, वो अब आपकी घट के 56 के आसपास रह गई. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एरिया पहले ज़्यादा होता था फॉरेस्ट की के सारे फॉरेस्ट को अगर देखें तो 37% था 1987 में, अब वो 30% पे आ गया है. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस बढ़ रहा है, पहले 28% था तो अब वो 10% 38% पे पहुंच गया है. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, 2.6% से वो 6.7% हो गया है. तो कहने का मतलब है कि जो पुअर क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट है वो बढ़ रहा है. ये मैं आपको इस टेबल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि जो NPV रेट्स हैं, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 1980 में कोई लैंड डाइवर्ट होती है ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज, उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV मीन्स नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये जमा करानी पड़ती है यूजर एजेंसी को विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो इसमें देखिए ये नेट प्रेजेंट वैल्यू अकाउंट्स फॉर लॉस ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज. जो इकोलॉजिकल सर्विसेज लॉस हो जाती है लैंड डाइवर्ट के कारण या पेड़ों की कटाई के कारण,
तो वो इसमें दिखाया गया है। इको क्लास 1 में आते हैं आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वेरी डेंस कैटेगरी अगर लें, यानी कि मोर देन 70% जिसमें कनोपी डेंसिटी है, तो पर हेक्टेयर उसकी वैल्यू है लगभग 16 लाख पर हेक्टेयर। और आपकी जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की है लगभग 13.5 लाख पर हेक्टेयर, और ट्रॉपिकल थॉर्न की है लगभग 9.5 लाख पर हेक्टेयर। यानी कि मैं इस टेबल में आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोडाइवर्सिटी वैल्यूएशन वैल्यू और इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ tropical moist deciduous forest is far more in comparison to tropical dry deciduous forest और tropical thorn forest। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट्स वाई ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इफ दे आर डिक्रीजिंग, इट मीन्स आवर ओवरऑल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डिग्रेडिंग, इज मूविंग टुवर्ड डिग्रेडेशन। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपका डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। आपके अकेशिया, प्रोसोपिस और जो झाड़ी नुमा पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, वो बढ़ रही हैं ज़्यादातर। अब आइए कि इलीगल फेलिंग, इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये कमेंट है, आप देख सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। उसने जो 324वीं रिपोर्ट प्लेस की थी पार्लियामेंट में 4 साल पहले 2019 में, फरवरी 2019 में, उन्होंने क्या कहा है कि कमेटी मेंशन्ड दैट द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग करोर्स ऑफ रुपीज फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, while on the other hand illegal cutting of trees and transportation of wood has been plaguing our forest। ये हमारी पार्लियामेंट की कमेटी बोल रही है कि दिस प्रॉब्लम इज वेरी बिग इशू इन दी होल कंट्री। तो ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग। पिछले 3-3.5 दशक में 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ कन्वर्जन टू अदर लैंड यूज। ज़्यादा हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमेजन के जंगल में भी आपका कमर्शियल प्लांटेशन में कन्वर्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर यूज बढ़ रहा है बिकॉज नेचुरली बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। कुछ देशों में, डेवलप कंट्रीज में डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है पिछले 2-3 डिकेड में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये बढ़ रहा है। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क की जहाँ तक बात है तो इंडिया का जो हार्डली अवर 5% ऑफ जोग्राफिकल एरिया दैट कम्स अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, यानी कि हमारी जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व या आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी इसमें आ जाता है, तो वो दे कवर हार्डली 5% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया। जबकि टारगेट है अंडर CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसमें 17% एरिया हमारा जो टेरिटोरियल एरियाज हैं दैट शुड बी अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो हम वी आर फार बिहाइंड द टारगेट। अब आते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ज़्यादातर ग्राउंड वाटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज यूज, मोर देन 80% इज यूज फॉर इरीगेशन पर्पज। उसके बाद नंबर आता है इंडस्ट्रियल यूज और डोमेस्टिक यूज। और स्पेशली यू सी इन स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जो आपका धान की खेती होती है उसमें तो पूरा पानी की बर्बादी होती है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग फार्मर्स फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, यानी कि मोटा अनाज आप पैदा कीजिए, गवर्नमेंट का ये एम्फेसिस है। एंड दिस करंट ईयर 2023 इज इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। तो मिलेट्स जो हैं वो लेसर वाटर, ग्राउंड वाटर कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल पर्ल मिलेट जिसको बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट, आप जो रागी कहते हैं, फॉक टेल मिलेट, लिटिल मिलेट, सोरगम जिसको ज्वार कहते हैं, दीज ऑल आर मिलेट्स। एंड गवर्नमेंट इज गिविंग मोर एम्फेसिस एंड एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग फार्मर्स टू गो फॉर मिलेट्स। और 60% ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री है प्रॉब्लम आइदर विद ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड इट्स क्वालिटी एंड और बोथ, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही कई बहुत सारी जगह प्रॉब्लम है। अपने देश में लगभग 750 से ज़्यादा हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 60% उन 750 के डिस्ट्रिक्ट का ले लीजिए, तो ग्राउंड वाटर की या तो क्वालिटी ख़राब है या क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है या दोनों ही नहीं है। और अगर आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज देयर फ्रॉम डीप एक्वीफर, तो पॉल्यूटेंट्स लाइक यूरेनियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड, बोरॉन, सेलेनियम, दे आर आल्सो कमिंग आउट एंड दे आर एंटरिंग इन दी फूड चेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये एग्रीकल्चरल क्रॉप में आ रहे हैं और क्रॉप से ये ह्यूमन बीइंग्स में आ रहे हैं।
अब आते हैं डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स। तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है न्यू दिल्ली की, मैडम सुनीता नारायण जी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो डाउन टू अर्थ मैगजीन भी पब्लिश करती है हर महीने में। तो उनका कहना है कि मोर देन 30% ऑफ नेचुरल वेटलैंड ऑफ इंडिया हैव बीन लॉस्ट इन लास्ट 3 decades। वाई? बिकॉज ऑफ अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन और पॉल्यूशन। और उनका कहना यह है कि चेन्नई हैज़ लॉस्ट मोर देन 90% ऑफ वेटलैंड ड्यू टू अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। हैदराबाद ने 55% वेटलैंड खराब अपनी तबाह कर दी हैं, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, राइजिंग पॉल्यूशन एंड अनचेक्ड डेवलपमेंट। मुंबई हैज़ लॉस्ट 70% ऑफ वेटलैंड और वाटर बॉडीज, अहमदाबाद 57%, बेंगलुरु 56%, मेनली टू कंस्ट्रक्शन एंड यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन मीन्स excessive nutrients are coming into the water bodies from the catchment area। जो आपके खेतों से ये फर्टिलाइजर वाला पानी आ रहा है या अनट्रीटेड सीवेज आ रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर कमिंग, तो ऑल दीज लीड्स टू यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडी। यानी कि आपका अलगल ब्लूम, जो एक किस्म की काई हो जाती है, हरे रंग की पानी हो जाता है, अलगल ब्लूम इज देयर। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द वाटर बॉडी। अब ये देखिए, अनक्रोचमेंट ऑन रिवर बेड्स, ये तो सारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। ये आपका मद्रास का सिनारियो है, जो कि रिवर बॉडीज के आसपास से, रिवर के आसपास देखिए पूरा रिवर बेड को अनक्रोच कर लिया है। और डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन अवर, ये यमुना नदी का है दिल्ली का हाल। हर साल कहा जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, जो लोकल दिल्ली गवर्नमेंट, कि वी विल क्लीन द गंगा, वी विल क्लीन द यमुना इन नेक्स्ट 2 years। और हर बार वही ढाक के 3 पात, यमुना वैसी की वैसी। रूनिंग सॉइल थ्रू माइनिंग। अब माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है देश में। सरफेस माइनिंग की वजह से वेजिटेशन गायब हो जाती है, लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है, लैंडस्केप चेंज हो जाता है, सॉइल का सत्यानाश होता है, और ड्रास्टिकली डिसरप्ट हाइड्रोलॉजिकल रिजीम। आपका जो ग्राउंड एक्यूफर्स हैं, दे आर लॉस्ट। तो माइन रिक्लेमेशन इज ए नेसेसरी ड्यूटी ऑफ द माइन ओनर्स, बट रेयरली माइन रिक्लेमेशन एफर्ट्स रेयरली मीट सक्सेस। उनमें इतनी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि माइंस में एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स कम आउट, तो वो प्लांट्स नहीं लगाए जाते। और माइन स्पॉइल्स को, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको, दे आर सिंपली लेफ्ट इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, उनका प्रॉपर डंपिंग नहीं किया जाता। तो दैट्स वाई दे लीड टू लैंड डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन। तो उसके बाद अलावा अनसस्टेनेबल रिवर सैंड माइनिंग इज ए सीरियस इशू इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ आप पाएंगे कि सैंड माइनिंग। ये देखिए, ये बिहार का दृश्य है, और ये आपका शायद पंजाब का है, सतलुज रिवर का। हर बड़ी नदी में आप ये पाएंगे, ये आपके डंपर लगे हुए हैं, ये आपके जेसीबी या जो दूसरे हैवी इक्विपमेंट्स हैं वो लगे रहते हैं। ये सब दे आर डूइंग देयर वर्क इन विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस बिना सरकारी सहयोग के, पॉलिटिशियंस के, ये सब नहीं चल सकता। और सब ये मिला जुला करके ये रिवर का सत्यानाश ये कर रहे हैं। और देन वी कैन आल्सो मेंशन इफेक्ट ऑफ रिवर सैंड माइनिंग ऑन द फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। देखिए, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट पे पूरा प्रभाव पड़ता है सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग का। आपका केमिकल एनवायरनमेंट ख़राब होता है, आपका टर्बिडिटी बढ़ेगी, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बढ़ेंगे, आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दैट विल इंक्रीज। आपका अगर आप बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखें तो हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, आपका नॉइज पॉल्यूशन भी है, आपका रिस्पिरेशन कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस विल बी अफेक्टेड, और आपका एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट तो ख़राब होगा ही होगा। आपका एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इरोजन। then increased risk of waterborne diseases, poor working circumstances. So all these you can mention in your note or essay. और अब हालात ये हो गए हैं कि वन अर्थ इज नॉट सफिशिएंट फॉर सेटिस्फाइंग अवर ग्रीड। यहाँ इसमें लिखा है कि हम पृथ्वी से काफ़ी मिट्टी रेत निकाल चुके हैं, चंद्रमा पर ट्राई करें।
यानी कि वन अर्थ इज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर इलीगल माइनिंग, नाउ वी हैव टू गो टू अनदर प्लेनेट। यहाँ आप महात्मा गांधी का कोट भी लिख सकते हैं, को कोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी वंस मेंशन्ड दैट आवर मदर अर्थ हैज everything to satisfy genuine needs of human beings but not the greed। जेनुअन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी मदर अर्थ के पास सब कुछ है, लेकिन ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। फिर आप मेंशन कर सकते हैं किस तरह से कोरल रीफ डैमेज हो रहे हैं हमारे समुद्रों में। कोरल रीफ इकोसिस्टम इज एन असेंबलेज ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन ट्रॉपिकल वाटर। देखिए ट्रॉपिकल एरियाज में कोरल रीफ पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ वो ट्रॉपिकल रीजन है, वहीं पे आपको ये कोरल्स मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दे कैन सर्वाइव ऑप्टिमली इन 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा या कम तापमान होगा, कम का तो बात नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये तापमान बढ़ रहा है एंड कोरल आर अंडर स्ट्रेस। और आपका जो है इनकी जो कोरल की उपयोगिता क्या है, दे एक्ट एज फीडिंग एंड नर्सरी ग्राउंड फॉर मैनी फिशेज, क्रैब, प्रॉन्स एंड अदर इनवर्टेब्रेट, यानी कि जो बिना रीढ़ की हड्डी वाली जो स्पीशीज हैं इनवर्टेब्रेट, वो स्पीशीज पाई जाती हैं। इट प्रिवेंट्स कोस्टल इरोजन बाय ब्रेकिंग वेव। और इको टूरिज्म में इसका बहुत बड़ा योगदान है, स्कूबा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग। तो दे आर अंडर थ्रेट कोरल रीफ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर आपका समुद्रों में आ रहा है। देन फिशिंग ट्रॉलर्स आर देयर, वो आपको कोरल रीफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टूरिज्म की बोट्स, ये ज़्यादा ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम्स हैं। नेचुरल रीजन्स आर आल्सो देयर, फॉर एग्जांपल सुनामी डैमेज ये आल्सो देयर। 2004 में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सुनामी आई थी, तो वहाँ भी डैमेज काफ़ी हुआ था। बट बिसाइड नेचुरल रीजन, मैन मेड रीजन्स आर मोर। ये देखिए कितने सुंदर ये कोरल्स होते हैं, दे ऑकर इन शैलो वाटर। ये देखिए एक पूरा फूलों की तरह एक सुंदर संसार होता है शैलो वाटर्स में, डिफरेंट कलर डिफरेंट वैरायटी, ये डिफरेंट कलर डिफरेंट वैरायटी। और ये डैमेज कोरल, अगर ये डैमेज हो जाएं बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजन और डिफरेंट नेचुरल रीजन, तो ये इस तरह से हालात उनके हो जाते हैं। और ये हेल्दी कोरल्स हैं, ये आपके डैमेज कोरल। और अंडमान निकोबार आइलैंड की जहाँ तक बात है, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क नियर पोर्ट ब्लेयर, दैट इज़ वेरी फेमस प्लेस फॉर इंजॉइंग कोरल्स। यहाँ पे स्टैग हॉर्न कोरल है, मशरूम कोरल है, ब्रेन कोरल है, आपका लार्जर स्टार कोरल, लेसर स्टार कोरल, टेबल कोरल, बबल कोरल, 50 वैरायटी के कोरल्स पाए जाते हैं। और ये देखिए स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग, ये आपका ये स्कूबा डाइविंग हो रही है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर इज केप्ट विद द पर्सन डीप इनसाइड द सी। और स्नॉर्कलिंग में आपका जो इसका जो सांस लिया जाता है, एयर फॉर ब्रीदिंग पर्पज, दैट इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये सरफेस के ऊपर की जाती है, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और ये आपका डीप सी में जा करके की जाती है। दैट्स वाई ऑक्सीजन सिलेंडर हैज टू बी टेकन अलॉन्ग विद द पर्सन, अलॉन्ग विद द डाइवर। तो व्हाट इज द वे, अब आपको थोड़े सॉल्यूशन बताने पड़ेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग इज द वे फॉरवर्ड, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे लो कॉस्ट इनपुट्स आर देयर लाइक काउ डंग, काउ यूरिन, जगरी जिसको कि गुड़ के साथ जो एक मिक्सचर रहता है पानी का, पल्स फ्लोर एंड अदर प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट। तो इसमें बीजामृत, जीवामृत और मल्चिंग, ये इसके मेन एस्पेक्ट हैं नेचुरल फार्मिंग के। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर, वो नेचुरल फार्मिंग के बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हैं। कुरुक्षेत्रा का जो गुरुकुल है, हरियाणा में कुरुक्षेत्रा एक डिस्ट्रिक्ट है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के पास, तो वहाँ उनका 250 एकड़ का फॉर्म है, और वहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया नेचुरल फार्मिंग का प्रदर्शन किया हुआ है।
तो उनकी एक बुक है, ये राजस्थान, ये गुजरात के गवर्नर हैं, तो गुजरात राजभवन की वेबसाइट पे ये बुक अवेलेबल है नेचुरल फार्मिंग की। वहाँ जा कर के आप ये बीजामृत और जीवामृत इस सब के बारे में जान सकते हैं, और नेचुरल फार्मिंग का जो यूजेज हैं, जो एडवांटेजेस हैं। तो दैट बुक इज एन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर नोइंग अबाउट नेचुरल फार्मिंग। तो इसमें इनपुट कॉस्ट भी आपकी बहुत कम हो जाती है नेचुरल फार्मिंग में। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर स्टडी इन आंध्र प्रदेश, फार्मर्स हैव टू स्पेंड ऑन एन एवरेज ₹6,000 पर एकड़ ऑन केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फॉर राइस। और नेचुरल फार्मिंग में आपका ये कॉस्ट मात्र ₹850 पर एकड़ आता है। इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, बिकॉज जीरो बजट मीन्स वेरी लो कॉस्ट। इसी तरह ये अनदर स्टडी है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय 50% इन जीरो बजट नेचुरल फार्म। और ये देखिए, ये आचार्य देवव्रत जी ने ये एक न्यूज़ दी है। अभी बाढ़ आई हुई है हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में आई हुई है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई महीने में 2023 में। तो आचार्य देवव्रत जी का कहना है कि कुरुक्षेत्रा के गुरुकुल में, जहाँ उनका 250 एकड़ का एक डेमोस्ट्रेशन फॉर्म है, वहाँ केंचुओं की वजह, नेचुरल फार्मिंग इज देयर, तो केंचुए उसमें इंटीग्रल पार्ट है नेचुरल फार्मिंग के। तो 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 लाख एक केंचुए पाए जाते हैं नेचुरल फार्मिंग में। और केंचुए जो हैं डीप दे गो डीप इनसाइड दी सॉइल। उनकी वजह से एक जो आपका सारा का सारा बाढ़ का पानी, दैट गोज फ्लड वाटर गोज इनसाइड दी डीप इनसाइड दी अर्थ, और बाढ़ का पानी वहाँ आसपास के खेतों में जमा है जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये देखिए, धरती की परत को यूरिया डीएपी ने पत्थर बनाया। लेकिन आचार्य देवव्रत का जो कुरुक्षेत्रा का गुरुकुल है, वहाँ सारा का सारा पानी आपका ज़मीन में समा गया, फ्लड वाटर। नो, देर इज नो साइन ऑफ एनी फ्लड वाटर इन देयर फील्ड वेयर नेचुरल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। तो ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिक नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हमारे इन केंचुओं के माध्यम से बन सकता है, और प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो आपके लोग हाथों हाथ खरीदेंगे, और ज़्यादा रेट देने को भी बहुत लोग तैयार रहते हैं आपके, ये अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में हम लोग जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग दिस नेचुरल फार्मिंग, और सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इसके ऊपर अलग से डेमोस्ट्रेशन प्लॉट और सिलेबस में भी ये एग्रीकल्चर के इंक्लूड किया गया है। दूसरा, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। आप उसको देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और ये मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिए, हाउ टू इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। और इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन जहां मेन एम्फेसिस किया जाता है, कपल्ड विद सूटेबल क्रॉप मैनेजमेंट। कौन सी क्रॉप लगानी है, किस तरह से उसको पानी देना है, कितना देना है, कम पानी है तो कम पानी वाली क्रॉप लगानी है। तो क्रॉप मैनेजमेंट के कारण और सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन को अपना करके किस तरह से आप जो रन ऑफ है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रन ऑफ इज ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी दैट इज ऑब्टेन्ड इन इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, चेक डैम, गली प्लगिंग जहाँ पे ज़रूरत है, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स, कंटूर एंड टेरेस फार्मिंग, ये सारे आपके इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट के पार्ट हैं। या फिर वेजिटेटिव मेजर्स पे भी अपन बहुत ध्यान देना पड़ता है। प्लांटेशन ऑफ MPTS, यानी कि मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज। मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज में आपके फॉडर वैल्यू जिसकी हो, फायरवुड जिसकी हो, या जिससे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें, या इसके अलावा श्रब्स और हर्ब्स और ग्रासेस जहाँ लगाई जाती हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, फॉडर पर्पज़ के लिए। तो ऑल दिस कम्स अंडर इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप इस एस्से को आप डेवलप कर सकते हैं।
ये था टॉपिक दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। तो आशा है आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा, और ये आपके काम आएगा वेरी फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आल्सो। यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अलावा आपका ये सिविल सर्विस में भी काम आएगा, आपका जनरल स्टडीज में भी काम आएगा, आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ का जो है पेपर होता है, उसमें भी जनरल स्टडीज और एसए में ये कवर हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के ये जो मेरा सोशल वेंचर है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप सब कैंडिडेट्स के लिए है जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं। आप सबको शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।